नमस्कार दोस्तों। आज मैं इतिहास के दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी हासिल की थी, जिसमें उसके नाम से संबंधित, उसके कालक्रम से संबंधित और उसके स्थान, पूरे विस्तार, भौगोलिक विस्तार कितना था उसका, इससे संबंधित इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो उसकी सभ्यता के विषय में और थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और जानने वाली है उससे पहले कि कहीं की भी संस्कृति या सभ्यता के लिए मूलतः 3 तत्व होते हैं। एक प्राणी समाज, दूसरा एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और एक विशेष कालखंड। तो इस के दौरान जो भी घटना घटित होती हैं वही संस्कृति बनती है या सभ्यता बनती है। तो अभी तक हमने वहाँ का भौगोलिक स्थान, भौगोलिक क्षेत्र जान लिया है और कालखंड भी जान लिया है। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। इससे आगे हम चर्चा करेंगे। तो इससे आगे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आज इन बिंदुओं पर है कि वह उस सभ्यता में निर्वाह के तरीके क्या थे, यानी वहाँ के लोग कैसे क्या खाते पीते थे। निर्वाह के लिए 3 मूल तत्व होते हैं: रोटी, कपड़ा और मकान, यानी भोजन पहले, फिर उनका जो रहन सहन, पहनावा है और आवास कैसा है। इन्हीं तथ्यों पर आगे चल के हम बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उनके खाने पीने से संबंधित, यानी उनके भोजन कैसा था। तो ये निर्वाह के तरीके में आएगा। उसी से संबंधित है कृषि प्रौद्योगिकी, यानी जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थी वो कैसी थी उस समय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बिंदु है कि वहाँ का जो समाज था उसमें भिन्नताएं थीं या नहीं थीं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कुछ साक्ष्यों के आधार पर। तो सबसे पहले हम निर्वाह के तरीकों में भोजन से संबंधित देखेंगे। भोजन वो लोग कैसे लेते थे, क्या भोजन करते थे। तो दोस्तों, एक चीज़ निश्चित है कि भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो 2 हैं। एक पेड़ पौधों से और दूसरा जानवरों से। मानव भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के अनुसार अपने भोजन करता है और वही उसकी आदत में होता है, वही उसकी संस्कृति सभ्यता बनती है आगे चलकर। इस सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सभ्यता पहले भी हमने देखी, फिर एक बार देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी मिले हैं, पूरी सभ्यता नदी घाटी के अंतर्गत थी, यानी नदी घाटी में बसी हुई थी। और नदी घाटी में बसी हुई थी तो जो भूमि है वो उपजाऊ होती है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है नदी घाटी की भूमि। तो ये चीज़ें वहाँ के लिए बहुत सूटेबल थी। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ जो कृषि है उससे कुछ ज़्यादा उनको मिल रहा होगा। जैसे पेड़ पौधे से क्या क्या मिलता है, वहाँ मिलता था, जिसके हमें साक्ष्य मिले हैं। वो गेहूँ, जौ, दाल, चना, तिल, चावल, बाजरा इत्यादि। इनके बारे में हम और आगे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिली हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग पेड़ पौधों से अधिक भोजन प्राप्त करते थे। अब बात दूसरे बिंदु की करते हैं, जो जानवरों से भोजन मिलता है। दोस्तों, जानवरों से भोजन के कोई प्रामाणिक तथ्य इस सभ्यता के नहीं हैं कि वो मांसाहारी थे या नहीं थे। इतना ज़रूर है कि इनके आसपास बहुत सारे जानवरों के मिलने के साक्ष्य मिले हैं। कुछ पालतू भी हैं, कुछ जंगली भी हैं। तो ये इनके भोजन से संबंधित है तथ्य जो अभी तक ज्ञात हैं। यानी इस कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये लोग शाकाहारी अधिक थे, मांसाहारी भी हो सकते हैं।
आगे एक चीज़ नोट कर लीजिए, भोजन से संबंधित जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो जगह था जहाँ सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसकी जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी जी। एक्चुअली ये वहाँ के कहना चाहिए इंचार्ज थे, और जो नेतृत्व कर रहे थे जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लगभग एक साथ ही खुदाई शुरू हुई है, एक साल का अंतर था 21-22 में। उन दोनों का नेतृत्व कर रहे थे जॉन मार्शल, और दोनों के जो इंचार्ज थे वो अलग अलग थे। हड़प्पा के दयाराम साहनी जी थे और मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी थे। लगभग एक साथ ही इनके खोज का काम चला है। हड़प्पा जो जगह है वो मांटगोमरी ज़िला है, पंजाब पाकिस्तान में है अभी, पहले तो भारत में ही था। इससे यहाँ पर जो मिला है वो बहुत बड़ा अन्नागार मिला है, यानी जो स्टोरेज है, भंडार है, भंडार गृह है, आज के समय में कह सकते हैं एफसीआई का एक भंडार। और दूसरा जो मोहनजोदड़ो जो लड़काना ज़िले सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ये भी समय काल वही है इनका जो खुदाई का खनन का कार्य। यहाँ भी बहुत बड़ा अन्नागार मिला है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर है कि जो कृषि से जो अनाज पैदा होता था उसका स्टोरेज होता था, उसका भंडारण होता था। इसके आगे चलते हैं। कालीबंगा जगह है, हनुमानगढ़ ज़िला है राजस्थान में। यहाँ पर जो खोज की है जिन्होंने, वो वी.के. थापर साहब और वी.वी. लाल साहब, इन्होंने खोज की है। और ये खोज भी 1961 से 69 के बीच में हुई है, जहाँ पर जुते खेतों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। ध्यान रखिए, कालीबंगा में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कालीबंगा है वो मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा शहर था, मोहनजोदड़ो फिर हड़प्पा, और तीसरा बड़ा शहर था ये कालीबंगा उस समय का, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर बहुत विशाल क्षेत्र था और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कालीबंगा जैसे पंजाबी भाषा में है, काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ियाँ, तो उसी से नाम पड़ा है इसका कालीबंगा, यानी काली चूड़ियाँ। आगे चल के हम और बात करेंगे। यहाँ केवल भोजन से संबंधित साक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जुते हुए खेत, मतलब खेत जो जुते होने का प्रमाण है, वहाँ पर जो लकीरें हैं जुताई की वो समकोण पर काटती हुई नज़र आती हैं। इतना बारीकी से देखा गया है यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि खेत एक तरफ से ही नहीं, दोनों तरफ से अलग अलग जोते जाते थे। और कहना चाहिए कि एक ही फसल नहीं होती थी, अलग अलग फसलें होती थी। ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं इतिहासकार। तो यहाँ पर भी कई चीज़ें और भी बहुत सारी मिली हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों एक जगह और है बनावली, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा, भारत में ही पड़ता है। यहाँ जो खोज की है रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने 1974 में। यहाँ ये जो कृषि से संबंधित है, हालांकि ये मिट्टी का हल का प्रतिरूप मिला है। तो यहाँ इसका प्रमाण होता है कि यहाँ पर खेती होती थी। रंगपुर जो काठियावाड़ गुजरात में है, रंगनाथ राव जी ने यहाँ पर खोजे की, उत्खनन का काम देखा है 1953-54 में। यहाँ पर भी चावल यानी धान की भूसी का ढेर जैसा मिला है। यहाँ ऐसा कुछ अंदाज़ा लगाया गया कि धान की भूसी थी, यानी वहाँ चावल बहुतायत मात्रा में होता था। और यहाँ गेहूं के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। आगे हम बात करते हैं लोथल, जो गुजरात में ही है। इसको कोस्टल एरिया के नाम से भी जाना जाता था। तो ये यहाँ पर भी ये RS राव साहब ने यहाँ 1955 में उत्खनन का कार्य करवाया है। और यहाँ पर भी चावल से संबंधित तथ्य मिले हैं, चावल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे साक्ष्य को नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगे।
आगे इसी से संबंधित एक कृषि प्रौद्योगिकी का वही बात हम दोबारा एक बार फिर कह देते हैं कि बनावली में कृषि से संबंधित मिट्टी के बने खिलौने या मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। ध्यान रखिएगा, बनावली से कालीबंगा से जुते खेतों के साक्ष्य मिले हैं। सोर्तगई अफगानिस्तान में है अभी, यहाँ पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि ये पंजाब में भी और हरियाणा में भी कुछ साक्ष्य मिले। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रेतीली ज़मीन थी, तो यहाँ पर ये जो भर गई है वो नहर। अब यहाँ खुदाई का काम हालांकि नहीं हुआ है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ भी नहरें रही होंगी। एक चीज़ और यहाँ पर बात करते हैं, इससे पहले हमने पहले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। हरियाणा में जो बनावली और कालीबंगा है, हरियाणा में बनावली और कालीबंगा राजस्थान में, ये दोनों सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए थे। जो आज सरस्वती नदी सूख चुकी है और वो अब इस समय नहीं दिखती है, तो ये भी उसी घाटी में है, सरस्वती घाटी में है। तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस नदी से भी नहरें खोदी गई होंगी। तो ये अंदाज़ा है, और इसके सोर्तगई के जो अफगानिस्तान में वहाँ के प्रमाण नहरों के मिले हैं, वहाँ का खनन हो चुका है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और साक्ष्य मिला है कृषि से संबंधित, वो ये कि मिट्टी का, ये पकी हुई मिट्टी का एक वृषभ का खिलौना टाइप है। ये इसका मतलब साक्ष्य ये है कि जो बैल हैं वहाँ बैलों से वो जानते थे और बैलों का प्रयोग करते थे। इसका मतलब साफ है कि बैलों के हल से जुताई होती थी। ये बिल्कुल इन सब साक्ष्यों से बात क्लियर हो जाती है। और दूसरा साक्ष्य ये जो सिंचाई से संबंधित है, यानी सिंचाई के भी अच्छे इंतजाम थे। इन सब बातों से ये लगता है कि जो कृषि है वो बहुत उन्नत या उत्तम दर्जे की होती होगी। यदि उस समय जो कृषि है वो अच्छी प्रगति पर थी, जब अधिक पैदा होता था तभी भंडार होते थे। इन सब साक्ष्यों से मालूम पड़ता है कि कृषि की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी मात्रा में होती थी। दोस्तों, इससे आगे हम और अब थोड़ा सा बात करेंगे। ये तो हुई अब तक भोजन से संबंधित, खाने पीने से संबंधित और कृषि से संबंधित। अब आगे हम बात करेंगे कि वहाँ का जो समाज था, क्या एक जैसा समाज था, वहाँ कोई ऊंच नीच भी थी, अथवा सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी हम ये देखेंगे कि सामाजिक भिन्नताएं थीं क्या समाज में। तो इसको हम दो बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पर बात करेंगे। पहला बिंदु है समाधान। समाधान होता है मतलब सबको दफनाना, अंतिम क्रिया करना सबकी। उस समय जलाने की प्रथा नहीं मिलती, सब दफनाने की प्रथाएं थीं उस समय। दोस्तों, ये जो वैसे तो अलग अलग अपनी स्तर के हिसाब से, आर्थिक स्तर के हिसाब से उन्होंने ये दफनाने का कार्यक्रम किया हुआ ऐसा लगता है। बहुत सारे शवों को निकालने से, जो खुदाई हुई है उनके माध्यम से हमें ऐसे पता चलता है कि जो उनका अलग अलग स्तर रहा है। और इसको सामान्य तौर पर हम दो भागों में बांटकर देखते हैं। एक तो साधारण मनुष्य था, साधारण जनता थी, वो अलग तरह से अपना कार्यक्रम, ये जो क्रियाक्रम है समाधान का, वो किया करते थे। जैसे गड्ढे खोदकर और उसमें सबको दफना दिया गया। एक चीज़ और है इसके साथ साथ कि सबके साथ जो दफनाने में उस मनुष्य जो मरा है, उस मृतक मनुष्य को क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं, उसको उपलब्धता के आधार पर वो उसके साथ दफनाई जाती थी। इसके प्रमाण मिले हैं। तो ये चाहे साधारण व्यक्ति हो या राजकीय, दूसरा हम बात करेंगे बहुत पैसे वाला या बहुत उच्च कुल का व्यक्ति हो, उस सबके लिए ये चीज़ें तो क्लियर थी कि जो बहुमूल्य चीज़ें जो अच्छे से अच्छे समझी जाती थी, उस व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा प्रिय थी वो उसके साथ रखी जाती थी। तो
चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति के साथ जैसे उसको माला पहनने का शौक था मान लीजिए, तो वो जो छोटे छोटे मनकों की माला उसके साथ रखी जाएगी, या उसके खाने पीने के साधन रखे जाएंगे, खाना पीना भी रखा जाएगा। इस तरह के ये चीज़ें मिली हैं। और ये जो साधारण व्यक्ति थे वो जैसे गड्ढा खोद लिया, दफना दिया, उसके ऊपर थोड़ी ईंटें चिन दी, ईंटों से एक चबूतरा टाइप का बना दिया, ताकि वहाँ पर कोई एक स्मृति टाइप की बनी रहे कि यहाँ हमारे पूर्वज को दफनाया गया है। इस तरह के चिन्ह बना दिए गए जाते थे। दूसरा है राजकीय समाधान। राजकीय समाधानों के बारे में बात करेंगे तो इससे समकालीन जो सभ्यता थी मिस्र की, जिनके बारे में हम पिरामिडों के बारे में बहुत जानते हैं, तो जो पिरामिड हैं वो भी एक राजकीय समाधान के प्रतीक हैं। तो ये इस तरह की ही बहुत ऊंचे दर्जे पर उनका समाधान की जो प्रक्रिया थी वो की जाती थी, और वहाँ पर जो अच्छी तरह से दफनाया जाता था, बहुमूल्य उनकी चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी, और उसका बहुत भव्य रूप से उसका स्मृति चिन्ह भी बनाया जाता था। तो ये तो हुआ समाधान, यानी समाधान के जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सामाजिक भिन्नताएं थीं, यानी वहाँ पर भी सामाजिक स्तर में लोग ऊंचे और नीचे थे। अब दूसरी हम बात करेंगे, दूसरे बिंदु पर बात करेंगे विलासिता की चीज़ों। विलासिता की जो वस्तुएं थीं उनका उपयोग, विलासिता की जो वस्तुएं थीं उनका उपयोग, दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है कि उस समय हर तरह की वस्तुओं की शिल्पकला या जो चीज़ें दूर दूर से मंगाई जाने वाली चीज़ें हैं, जो दुर्लभम वस्तुएं हैं, वो भी वस्तुएं मिली हैं जो वहाँ पर पैदा नहीं होती थी, न वहाँ पर पाई जाती थी प्राकृतिक रूप से। तो दूर से जो मंगाई जाती थी वस्तुएं वो तो क्लियर है कि वो वस्तुएं महंगी होंगी, जो दुर्लभ थी, जिनकी बहुत कम मात्रा थी, जैसे जैस्पर है या फ्यांस है या सोना है। ये कुछ चीज़ें जो धातुएं ऐसी थी जो दुर्लभ थी, उस समय बहुत दूर दूर से मंगाई जाती थी, वहाँ पर इस घाटी में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी या न के बराबर थी। तो ये दुर्लभ चीज़ें जनसाधारण के लिए उपयोग में आने लायक नहीं थी, क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक सामर्थ्य नहीं थी। तो ऐसा साक्ष्य मिला है कि जैसे हम एक मनके की बात करें, मन का जो आम जो साधारण व्यक्ति है वो जैसे मिट्टी का पका हुआ बना लिया, या जो पत्थर है, पत्थर के भी मनके बनते थे, उनके मालाओं का इस्तेमाल, उनके आभूषणों का इस्तेमाल करते थे, मनकों का आभूषण का इस्तेमाल करते थे जो पकी हुई मिट्टी का या पत्थरों का होता था, बहुत सस्ता होता होगा। ये सब चीज़ें यहीं मिल जाती थी, या सीप वगैरह सी चीज़ें बनती थी। सीप हमारे लोथल वगैरह में बहुत मिलती थी। तो इनसे चीज़ें बनी हुई मिलती थी जो आभूषण के तौर पर वो उसका प्रयोग करते थे। और इसी तरह से अब जो उच्च वर्ग के लोग थे जिनके पास पैसा बहुत था, वो फ्यांस है, ये जैस्पर है या सोना है, इनसे बनी हुई वस्तुएं बहुत वो लोग इस्तेमाल करते थे। दोस्तों इसी तरह से ये बर्तनों से संबंधित भी बात करते हैं। जो आम लोग थे, जनसाधारण लोग थे, वो जो उपयोग में आने वाली चीज़ें थीं, उनके जो बर्तन थे वो साधारण मिट्टी से बने हुए होते थे, मृद भांड जिसको कहते हैं। तो मिट्टी से बने हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे। और ये जो उच्च वर्ग के लोग थे वो कुछ धातुओं के बर्तनों का भी जिक्र है इसमें, जैसे कांसा वगैरह है, तांबा, जो इस सभ्यता को कांस्य युग कहा गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कांसा और टिन दोनों को मिलाकर तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ये उस समय ज्ञान था, लोहे का ज्ञान उस समय नहीं था, ये ध्यान रखिए, लोहे का ज्ञान नहीं था इस सभ्यता को, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। तांबे से और टिन से दोनों से मिलाकर, चूंकि तांबा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, औजार वगैरह बनाने में थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा हार्ड करने के लिए टिन और मिला दिया जाता था, तो कांसा जो है वो हार्ड हो जाता था। तो कांसे का इस्तेमाल ज़्यादा है इसमें, और इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन। तो इस तरह से ये इस्तेमाल होते थे।
और ये जो वस्तुओं के इस्तेमाल से भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विलासिता की चीज़ें हैं वो पैसे वाले लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये तो अब तक की जानकारी के साथ हमने जानकारी हासिल की। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और इतना अच्छा लगा कि यह आप और वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जल्दी ही डालने वाले हैं और बहुत जल्दी डालेंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगला वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। तो अब जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।